Hey guys, this is Surbhi Bhatia and welcome back again to the YouTube channel of Legal Edge After College। और आज का हमारा सेशन है वीकेंड स्पेशल मतलब वीकली जजमेंट्स, जिसमें हम इस हफ्ते के मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम रेलिवेंट जजमेंट्स को देखने वाले हैं, जिनका एक अच्छा प्रोबेबिलिटी है कि हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, इस हफ्ते के जो जजमेंट्स हैं वो दो पॉइंटर्स से रिलेट करते हैं। सबसे पहला कि क्या स्त्रीधन एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है वाइफ की, और दूसरा क्या दो एफआईआर फाइल किए जा सकते हैं, मतलब एक ही केस में क्या दो दो एफआईआर हो सकती हैं, अगर हाँ तो कैसे और नहीं तो क्यों, ये सारी बातों को समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हमारा केस है वो है अनामिका तिवारी एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। यहाँ इस केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया है। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये डिसीजन है। अब बहुत से जो हमारे फैसले होते हैं वो इलाहाबाद हाई कोर्ट के प्रिंसिपल से आते हैं। ठीक है, अब यहाँ हुआ क्या था, जो यहाँ पे एपेलेंट है अनामिका है, उनकी शादी हुई थी। ठीक है, रिस्पोंडेंट से, मतलब रिस्पोंडेंट इज द हस्बैंड हियर एंड एपेलेंट है अनामिका द वाइफ। अब यहाँ शादी कुछ वक्त सही चली, बट देन वही डिस्प्यूट्स एंड अनामिका ने हस्बैंड के खिलाफ 498A का केस कर दिया एंड 323 का केस कर दिया। 498A इसलिए कि दहेज मांगा जा रहा है या फिर मारपीट की जा रही है, क्रूएल्टी हो रही है, और 323 इज सिंपली वॉलंटरली कॉजिंग हर्ट। तो यहाँ पर इसके चलते केस हो गया एंड देन लेटली सेपरेट भी हो गए दोनों। एंड हस्बैंड को बोला गया कि आपने अपनी वाइफ मतलब अनामिका को, द एपेलेंट इन दिस केस, उसे मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है। अब उसने बोला ठीक है, मैं अनामिका को एंड जो माइनर सन था उसे मेंटेनेंस प्रोवाइड करूंगा, बट एट द सेम टाइम हस्बैंड ने भी यहाँ अनामिका पे केस फाइल कर दिया, मतलब हस्बैंड ने भी वाइफ पे केस फाइल कर दिया। और ये केस फाइल हुआ सेक्शन 405 और सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी का। मतलब यहाँ पे जो ये केस था वो इसलिए किया गया, जो है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस, कि जब वो यहाँ से जा रही थी तो वो कुछ 1.5 लाख अराउंड ज्वेलरी लेके, 1.5 लाख अराउंड की ज्वेलरी लेके चली गई थी, कुछ 6-7 हज़ार का कैश लेके गई थी, और कुछ और अप्लाइंसेस थे जो वो यहाँ से लेकर चली गई थी, जो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस बनता है। तो जहाँ पे केस स्टार्ट हुआ था कंप्लेंट और केस अगेंस्ट द हस्बैंड, वहीं पे अब वो पूरा का पूरा पलट चुका था एंड द केस वाज फाइल्ड अगेंस्ट द वाइफ। और इसी के रिगार्ड्स में वाइफ और साइमल्टेनियसली उनकी फैमिली को भी यहाँ पर समन्स भेजे गए। इसलिए यहाँ पर क्या है, अनामिका एंड 4 अदर्स। तो ये 4 अदर्स कौन है, अनामिका की फैमिली, मतलब अनामिका के जो मायके वाले लोग हैं, उनको यहाँ समन्स भेजे गए। अब यहाँ पर सबसे पहले तो हम प्रोविजन समझ लेते हैं। तो हमारा जो प्रोविजन है वो है सेक्शन 405 आईपीसी। तो सेक्शन 405 आईपीसी डील करता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के साथ। क्या है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? देखो, ट्रस्ट मतलब भरोसा। तो अगर आपने किसी को भरोसा करके अपनी प्रॉपर्टी संभलवाई है, सौंपी है, ठीक है, और उसने उस भरोसे को तोड़ दिया, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया है, और एक क्रिमिनल इंटेंट के साथ ऐसा किया है, तो सेक्शन 405 इसी सिचुएशन को डिफाइन करता है, और सेक्शन 406 इसी चीज के लिए पनिशमेंट प्रोवाइड करता है। देखो, कोई भी अगर किसी भी तरीके से एंट्रस्ट किया गया है विद द प्रॉपर्टी या फिर एक होल्ड ओवर द प्रॉपर्टी, और वो पर्सन डिसऑनेस्टली उस प्रॉपर्टी को या तो मिस अप्रोप्रिएट कर लेता है, मतलब ढंग से यूज नहीं करता है, या फिर खुद यूज करने लग जाता है जबकि उस पर हक नहीं है। मैंने वो प्रॉपर्टी बस उसको संभालने के लिए रखी थी, अब उसने वो प्रॉपर्टी एक दूसरे तरीके से यूज कर ली है। मैंने अपने फ्रेंड को बोला ये अमाउंट शेयर्स में इन्वेस्ट कर देना, उसने शेयर्स में इन्वेस्ट करने की जगह वही अमाउंट से अपने लिए फोन खरीद लिया। दिस इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ठीक है, तो यहां पर अगर वो प्रॉपर्टी डिस्पोज ऑफ हो गई है, किसी और तरीके से यूज हो गई है या मिस अप्रोप्रिएट हो गई है, तो ऐसे केस में क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस बनता है। अब आप सोच रहे होगे यहां कैसा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट? तो यहां हस्बैंड का ये पॉइंट था कि जो भी ज्वेलरी थी वो ठीक है, कुछ कुछ ज्वेलरी वो अनामिका अपने घर से लेकर आई थी, पर बहुत सारी ज्वेलरी यहाँ की फैमिली मतलब हस्बैंड की फैमिली ने भी प्रोवाइड की थी। वो ज्वेलरी, वो गिफ्ट किए हुए अप्लाइंसेस, और जो कैश था वो भी इन लॉज की फैमिली का ही था। तो
ये चीज इंटरेस्टेड प्रॉपर्टी थी और क्योंकि उसने उस चीज को अपने लिए यूज कर लिया, वो लेके चली गई जब वो सेपरेट हो रही थी, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस बनता है। तो यहाँ इशू ये आया कि क्या जो वाइफ है वो एब्सोल्यूट ओनर है स्त्री धन की, सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, क्या स्त्री धन में इन-लॉज के द्वारा दिया हुआ गिफ्ट भी इंक्लूडेड होता है? तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्लियरली पहली बात तो बोली, कोई यहाँ पे केस नहीं बनेगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो किसी ना किसी को इंटरेस्ट की जानी चाहिए, और ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी अनामिका की थी ना, ये प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी वाइफ की थी। अब स्त्रीधन क्या होता है? स्त्रीधन होता है एक तरीके से जो भी गिफ्ट्स वाइफ को मिलते हैं, अब वो गिफ्ट्स चाहे मायके से आए चाहे ससुराल से मिले, किसी भी तरीके से वो अब वाइफ की ही प्रॉपर्टी कहलाई जाती है। नाउ हस्बैंड का उस पर कोई हक नहीं होता है, जस्ट बिकॉज यू मैरिड टू ईच अदर, तो वो जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं बन जाती है, वो होता है स्त्रीधन। तो कोर्ट का यही कहना था कि वो कैश, वो ज्वेलरी, वो अप्लायंसेस जो गिफ्ट के फॉर्म में चाहे मायके से मिले चाहे ससुराल से मिले, वो अनामिका की ही प्रॉपर्टी है एंड नोबडी एल्स हैज अ राइट ओवर इट। और क्योंकि वो प्रॉपर्टी उसकी है तो इस पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस नहीं बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर उसने डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करने का कोई पॉइंट ही नहीं उठता है, ऐसा कुछ इंटरेस्टमेंट हुआ ही नहीं था। ठीक है, इसमें यहाँ पर मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, दिस इज समथिंग दैट वुड एक्सप्लेन यू कि एग्जैक्टली स्त्रीधन क्या है। तो स्त्रीधन है कोई भी मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी, कोई भी गिफ्ट्स जो विमेन ने रिसीव किए हैं, चाहे शादी से पहले चाहे शादी के वक्त और चाहे चाइल्ड बर्थ पे या फिर ड्यूरिंग द विडोहुड। तो किसी भी वक्त पे, ड्यूरिंग, बिफोर और आफ्टर द एस्पेक्ट्स ऑफ मैरिज, वो उसका स्त्रीधन कहलाया जाएगा। मतलब अगर शादी से पहले एंगेजमेंट सेरेमनी में कुछ भी मिला है, ठीक है, उसके बाद बच्चे के जन्म पे कुछ भी गिफ्ट्स आए हैं, जो भी कैश आया है, वो क्या कहलाया जाएगा? स्त्रीधन कहलाया जाएगा। और बाय द वर्च्यू ऑफ सेक्शन 27 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, by the virtue of section 14 of Hindu Succession Act and section 12 of Domestic Violence Act, ये प्रॉपर्टी एब्सोल्यूट प्रॉपर्टी है। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है आपका सेक्शन 14 ऑफ हिंदू सक्सेशन एक्ट, जो ये बोलता है कि जो प्रॉपर्टी है फीमेल की, पहले लिमिटेड ओनर होती थी फीमेल, मतलब उसका पूरा हक नहीं होता था, पर अब वो एब्सोल्यूट ओनर है। मतलब इस प्रॉपर्टी का क्या होगा, किसको सेल करना है, उसे अपने पास रखनी है, इन सारे डिसीजंस का हक सिर्फ और सिर्फ इस पर्टिकुलर फीमेल के पास है जिसका वो स्त्रीधन है। सो कोर्ट ने क्लियरली ये बात बोल दी दैट नो मैटर वेयर यू रिसीव द गिफ्ट्स फ्रॉम, what time you receive the gifts, be it during the marriage, after the marriage, मतलब during widowhood as well, during the childbirth, वो उसकी absolute property होगी। So a very important interpretation that is given by the Allahabad High Court। ठीक है, the next case that is connected to Kalidas and another versus state of J&K। तो ये जो हमारा केस है ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट ने डिसाइड किया है। ठीक है, अब यहाँ एक जो ऑफिशियल जिनके खिलाफ एफआईआर, दो एफआईआर हुई इनफैक्ट, तो वो ऑफिशियल एक्चुअली सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में काम करते थे। तो उनके खिलाफ जब सबसे पहली एफआईआर हुई, वो एफआईआर इसलिए हुई क्योंकि वो ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे, किसकी? केरोसिन की, अंडर द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो जो पीडीएस सिस्टम होता है उसके अंडर एक ब्लैक मार्केटिंग हो रही थी केरोसिन की। तो केस एफआईआर फाइल हुई, एफआईआर फाइल होने के बाद इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। इन्वेस्टिगेशन में ये बात पता चली कि ये ब्लैक मार्केटिंग तो कर ही रहे हैं, साथ में जो अलॉटमेंट ऑर्डर्स है, अलॉटमेंट ऑर्डर्स मतलब कि जो डिफरेंट शॉप्स को या फिर कंपनीज को अलॉट किया जाता है कि किससे सामान खरीदा जाएगा या किसके थ्रू जनता वो सामान खरीदेगी, वो अलॉटमेंट ऑर्डर्स यहाँ पे फौज थे, फर्जी थे। ठीक है, यहाँ पे जो प्रिपरेशन एंड सर्कुलेशन है वो दोनों की दोनों चीजें फर्जी थी। तो इन्वेस्टिगेशन के वक्त एक सेकेंड एफआईआर फाइल हुई जिसका सोल पर्पस यहाँ पे इन फोर्ज्ड ऑर्डर्स के अराउंड था। तो पहला एफआईआर दैट वाज अराउंड द ब्लैक मार्केटिंग एंड सेकेंड एफआईआर दैट वाज अराउंड द फोर्ज्ड ऑर्डर्स। तो इन ऑफिशियल्स ने बवाल मचाया कि जब ऑलरेडी एफआईआर हो चुकी है तो क्या दूसरी एफआईआर करना जरूरी था?
जरूरी के भी अलावा इज इट इवन लीगली पॉसिबल कि दूसरी एफआईआर की जा सके? तो यहां पर सबसे पहले तो हम समझ लेते हैं एफआईआर क्या है। अब फुल फॉर्म तो सबको पता होगा, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, है ना। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में गिवन कहां है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के बारे में सीआरपीसी का सेक्शन 154 डील करता था और बीएनएसएस का सेक्शन 173 डील करता है। दोनों ही सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है, याद होने, पक्का याद होने चाहिए, ठीक है। अब एफआईआर कौन सा टाइप ऑफ ऑफेंसेस में हो सकती है? कॉग्निजेबल या नॉन कॉग्निजेबल? कॉग्निजेबल ऑफेंसेस ना, राइट। तो यहां पर जो हमारा एफआईआर बेसिकली क्या है? अर्लीस्ट रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट है। कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के लिए जो प्रिपेयर कर रही है पुलिस, मतलब यहां पे ओरली या फिर रिटन में एक पर्सन, चाहे वो विटनेस हो सकता है, चाहे फैमिली मेंबर, चाहे विक्टिम, वो ओरली या रिटन में जाके एक एफआईआर सबमिट करते हैं। अगर ओरली हो रही है तो उसे रिटन में कन्वर्ट करना होगा, और अगर रिटन में है तो गुड टू गो, ठीक है। तो एफआईआर किसी भी तरीके से यहां सबमिट हो सकती है, और किसको होगी? ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन को यहां पर होती है। अब एक पते की बात बताऊं, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा जाता है क्या एफआईआर कहीं पे डिफाइंड भी है? तो एक बात याद रखिएगा, एफआईआर किसी भी लॉ में डिफाइंड नहीं है, कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है। हर जगह बस इसके फीचर्स हैं, इसके बारे में है, जैसे जीरो एफआईआर, या फिर इट शुड बी इन रिटन, इट शुड बी रेड टू द इन्फॉर्मेंट, ये सारे फीचर्स लिखे गए हैं, पर कहीं पर भी डिफाइंड नहीं है, बी इट 154 एंड 173। जो फर्स्ट डेफिनेशन सॉर्ट ऑफ आपको दिख रहा है, ये अर्लीस्ट रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट वाली लाइन, याद रखना ये डेफिनेशन नहीं है, ये मतलब जस्ट सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके, पर लॉ में ऐसी कोई भी डेफिनेशन नहीं है। तो यहां पर एफआईआर तो हो गया बिल्कुल जो हमारा अर्लीस्ट रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट होता है, तो उनका भी यही मानना था कि भाई अर्लीस्ट रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट है और अभी तो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, सो अगेन इज एफआईआर पॉसिबल? तो कोर्ट ने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट लैंडमार्क प्रेसिडेंट पे रिलाई किया, मतलब पुराने केस पे, दैट इज टीटी एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, 2001 का केस, जिसमें आया टेस्ट ऑफ सेमनेस। कोर्ट ने बोला किसी भी केस में, इस केस में भी यही बोला गया था कि किसी भी केस में जरूरी नहीं है कि सिर्फ एक ही एफआईआर हो, एक से ज्यादा एफआईआर भी डेफिनेटली पॉसिबल है, पर शर्त यह है कि वो बिल्कुल सेम नहीं होनी चाहिए या फिर सेम इंस्टेंस के बारे में नहीं होनी चाहिए। अगर वो एफआईआर सेम इंस्टेंस के बारे में है, बस कुछ फैक्ट्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन है, तो ऐसी एफआईआर कंसिडर नहीं की जाएगी। बट है अगर वो किसी और एस्पेक्ट के बारे में, ठीक है, वहां पे जो पॉइंटर्स बताए जा रहे हैं वो बिल्कुल सेम नहीं है, तो डेफिनेटली सेकेंड एफआईआर ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन, आफ्टर इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल है, ठीक है। सिमिलरली यही सेम पॉइंट यहां पे बाबूभाई वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात में बोला गया था, दैट्स अ 2010 केस। सबसे ज्यादा जो कोर्ट ने रिलाई किया था इन दिस केस ऑफ कालिदास, दैट वाज टीटी एंटनी वाला केस। इस केस में कोर्ट ने बोला था कि एफआईआर लीगली सस्टेनेबल है अगर वो डिस्टिंक्ट कॉन्स्पिरेसी पे बेस्ड है, नॉट द सेम ट्रांजैक्शन। तो यहां भी वही बात बोली गई जो टेस्ट ऑफ सेमनेस ने स्टैब्लिश की थी। तो आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा कि टेस्ट ऑफ सेमनेस एग्जैक्टली कौन से केस में स्टैब्लिश हुआ था, तो इट वाज टीटी एंटनी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का 2001 का केस, ठीक है। सो अब यहां पे कोर्ट ने अल्टीमेटली क्या बोला? अब साफ साफ समझ आ रहा है कि प्रेसिडेंट ने अगर बोला है कि हाँ हो सकती है और कोर्ट ने उसी पे ही रिलाई किया है, तो एग्जैक्टली यहां पर भी अगर सब्सिक्वेंट एफआईआर डिस्टिंक्ट ट्रांजैक्शन पे रिलेट करती है, जैसे पहली थी ब्लैक मार्केटिंग, दूसरी थी फॉर्ज डॉक्यूमेंट्स के लिए, तो डिस्टिंक्ट ट्रांजैक्शन है ना, तो बिल्कुल यहां पे सेपरेट स्फीयर ऑफ क्रिमिनलिटी क्रिएट हो रही है, एंड यहां पे सेकेंड एफआईआर मेंटेनेबल है, बिल्कुल हो सकती है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन इज नॉट बार्ड, रजिस्ट्रेशन ऑफ सेकेंड एफआईआर लॉ में कहीं भी बार्ड नहीं है अगर यहां पे एक वाइडर कॉन्स्पिरेसी के बारे में पता चल रहा है ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन और इवन आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन। सो कोर्ट ने यहां बहुत क्लियर स्टैंड सबमिट कर दिया दैट यस 2 एफआईआर्स कैन बी डन, बट
जो हमारे लिए शर्त है वो सिर्फ इतनी सी है कि बिल्कुल सिमिलर ट्रांजैक्शन पे नहीं होनी चाहिए, समवॉट अ डिफरेंट कॉन्स्पिरेसी, अ डिफरेंट ट्रांजैक्शन शुड बी इन्वॉल्व। मतलब ब्लैक मार्केटिंग से कनेक्टेड इस केस में शायद दूसरी नहीं हो सकती थी एफआईआर, पर क्योंकि वो उससे कनेक्टेड डॉक्यूमेंटेशन पे है जो अपने आप में एक अलग बट कनेक्टेड ऑफेंस है, तो एफआईआर पॉसिबल है। ठीक है, सो यही थे हमारे आज के 2 इंपॉर्टेंट जजमेंट्स इस वीक के, राइट। अब इसी तरीके से मजे से अगर पढ़ते रहना है, केसेस को डील करना है, तो फॉर क्लैट पीजी, एलेट पीजी, सीयूईटी पीजी, आईआईटी, केजीपी एंड आईएलआई द कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ओपन है। ऑल यू नीड टू डू इज कॉल ऑन 6363286363 या आप विजिट कर सकते हो ऑन www.toprankers.com। अब बैच में बहुत कुछ मिलने वाला है। फॉर स्टार्टर्स LEAC YT का कूपन यूज करोगे तो यहाँ पे 10% का ऑफ मिल जाएगा। सबसे पहली चीज, बैच लेते ही यहाँ पे लाइव एंड रिकॉर्डेड सेशंस, PYPs, प्रैक्टिस सेशंस, हर हफ्ते मॉक टेस्ट, एलेट एंड क्लैट दोनों, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पे 1-on-1 मेंटरशिप, मतलब आप फैकल्टी से डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हो 1-on-1 कि एग्जैक्टली कहाँ स्कोर फंस रहा है, किस तरीके से इंक्रीज करें, केसेस कैसे पढ़े, ये सारी चीजें। और केसेस की बात हो ही रही है तो यहाँ पे आपको हर मंथ प्रोवाइड की जाती हैं केस समरीज ऑफ लास्ट मंथ के जितने भी केसेस हैं, 2025 के कितने केसेस हैं, सब्जेक्ट वाइज लैंडमार्क केसेस कौन से हैं, क्योंकि हमारा पूरा पेपर जजमेंट बेस्ड है। सो वी डोंट वांट कि आप वो रिसर्च में परेशान हो, वी आर देयर फॉर द रिसर्च। आपको यहाँ पे बस elaborate करना उन सारे केसेस को, राइट। सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस सेशन। आई होप यू गाइज just a second. I hope you guys enjoyed this session. That was all about it. Thank you so much and bye bye guys.